नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में अभय जी और आनंद जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं सप्ताह भर घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। आप दोनों लोग का स्वागत है, नमस्कार। आनंद सर, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा। उम्मीद तो अभी भी लोग यही कर रहे हैं और पहले ज़्यादा उम्मीद हो गई थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उ उसपे अब युद्ध विराम हो चुका है, शांति आ जाएगी। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान की मध्यस्थता में, वो विफल हो गई है और फिर से ट्रंप ने कुछ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया है। आप इस पूरी परिदृश्य को कैसे देखते हैं? क्या फिर से संघर्ष काफ़ी तेज़ी से छिड़ सकता है या फिर अभी शांति की उम्मीद बची हुई है? मैं कमल जी मतलब मैं थोड़ा अब देखिए ये सब हम लोगों का अलग अलग किस ढंग से कौन कैसे देख रहा है ये है। आ, कुछ आदमी कुछ बोल रहा है उसके हिसाब से हम कुछ इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं। पहली चीज जो मेरी समझ है कि कम से कम दोनों लोग एक साथ बैठ गए, ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि ये 79 के बाद पहली बार इस लेवल का शिष्टमंडल आमने सामने बैठा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो एक क्रेडिट तो ये देनी ही पड़ेगी कि ये लोग आमने सामने बैठ के कम से कम वो जो ब्रेकिंग द आइस है वो चीज खत्म हो गई। दूसरा ये है कि सीज फायर आइडियली जैसे ही लौटते तुरंत वॉर शुरू हो जानी चाहिए थी, गोलाबारी। सीज फायर अभी भी कंटिन्यूड है। तो इसका मतलब एक कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से ये एक कोशिश है कि ये किसी तरह से कंप्लीट हो। लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट हो रही हैं। एक, ईरान की तरफ से कोई हड़बड़ाहट नहीं है इसको खत्म करने की, लेकिन अमेरिका की तरफ से हड़बड़ाहट है। अमेरिका इसको किसी भी हालत में खत्म करना चाहता है, ऐसा उससे लग रहा है। आज उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अरगाची साहब का एक स्टेटमेंट आया है जहां पे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वी वर इंचेस क्लोजर टू फाइनलाइजिंग द डील एंड व्हेन एकदम से ये जो उन्होंने कुछ अपने वो डाले। और जो ये जिसको कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से, इसका कुछ वो नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि विटकॉफ साहब और जो कुशनर साहब हैं, जो इनके दामाद साहब हैं, उन लोगों ने बाद में ये जो कंडीशंस डालनी शुरू की कि ये न्यूक्लियर वाला ये करो। ये और स्टेट ऑफ हॉर्मूज वाली बात उन्होंने जो शुरू की, इससे वो मामला बिगड़ गया। अगर आप देखिए तो जेडी वेंस ने एक काम बिल्कुल किया है कि उसी अमेरिका से जेडी वेंस भी आते हैं। इनिशियली हम लोगों का भाई मेरा इंप्रेशन ये था कि जेडी वेंस जो है वो ट्रम्प से ज़्यादा कड़ी भाषा प्रयोग करते हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं, इज नॉट। लेकिन अभी कम से कम उन्होंने ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है। जेडी वेंस के हवाले से मैंने एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा जिससे ये लगे कि वार्ता को अब फिर से मतलब वो डिरेल नहीं हुई है। उन्होंने कहा फिर से बैठ सकते हैं, फिर से बात हो सकती है और हमने अपने ऑप्शंस हम दे के आए हैं, वो अपने ऑप्शंस दें। तो एक चीज तो यह है कि मेरे हिसाब से अब अमेरिका के नेतृत्व में भी बिल्कुल साफ इंडिकेशन है कि वहां डिवाइडेड ओपिनियन हो चुका है। जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो एक साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि वो अमेरिका में इस ढंग से नहीं होता है। वो सामने कोई आके जैसे हमारे यहाँ एक ऑपोजिशन हुआ है, वहां पे उस तरह का कुछ है नहीं मामला। तो मेरा अपना ये मानना है कि वो अब ट्रम्प साहब को भी सोचना होगा कि कैसे क्या क्या करना है। दूसरा एक चीज बिल्कुल तय है कि ये भी चीज समझ में आ गई है ईरान को कि अगर उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसके ड्रोन नहीं है, वो उसका मिसाइल नहीं है, वो उसका रॉकेट लॉन्चर नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल है। और जिस दिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल खो देगा उस दिन ईरान युद्ध हार चुका होगा। तो मेरे हिसाब से न्यूक्लियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज ईरान के लिए जरूरी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपने अपने कंट्रोल को खोए ना। ये सबको समझ में आ गई है। ट्रम्प साहब का ये जो बयान आया है कि अब हम वहां पे अब हम बाहर से ब्लॉकेट कर देंगे, जो अंदर जाना चाहेगा जो बाहर। एक आप ये बताइए कि कोई जहाज इनके अनुसार वो बिना पैसा दिए आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लिया बिना पैसा दिए, तो क्या इनको बताएगा कि हमने पैसा दिया? ये कैसे पता करेंगे कि इसका पैसा? अच्छा, ये स्विफ्ट पे है नहीं, ईरान तो वो स्विफ्ट वाले पेमेंट टर्म्स पे नहीं है, वो उसको सैंक्शन करके उससे बाहर निकाल दिया गया है, इंटरनेशनल उसमें आता नहीं है। तो जिसको कहते हैं ना, अगर वो कैश में पेमेंट दे के आ गया तो अमेरिका ये कैसे पता करेगा, अमेरिका का वो जो भी टोल नाका होगा, कि इन्होंने पैसा दिया था कि नहीं दिया था? ये सब बेवकूफी की बातें, बिना सिर पैर की बातें ट्रम्प कर रहे हैं कि अब हम वहां पे ब्लॉकेट लगाएंगे, वहां पे करेंगे। ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
ये वो हालत करने जा रहे हैं कि जब इनके दिन खराब हो रहे हैं कि अमेरिका जो एक महाशक्ति था, उसकी पूरी दुनिया के लोग किस तरह से उसकी थू-थू करना शुरू कर दिए हैं। एक बड़ा सिर्फ ट्रंप की वजह से एक बड़ा ग्रुप एंटी अमेरिका पूरी दुनिया में खड़ा हो रहा है और अमेरिका उसको रोज हवा दे रहे हैं, क्योंकि ये कहना कि मैं ब्लॉकेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसका उसमें एक ही चीज मैं और जोड़ दूं, चीन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारे उस पर कोई ऐसा वो नहीं हुआ है, हमारे जहाज आ जा रहे हैं और हमारे जहाज में अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसमें, उसने बिल्कुल बिना नाम लिए उसने अमेरिका को ठीक से ये कहा है कि आप हमारे साथ ये सब गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी तक रूस और चीन ने घोषित रूप से इस पे कुछ नहीं किया है, वो पर्दे के पीछे जो कर रहे हैं। अमेरिका को गुस्सा ये आ रहा है कि उसके जो साथी हैं वो, उसमें जो हंगरी में जो इस समय ओबामा या जो जो सज्जन हारे हैं, उनका प्रचार करने दोनों लोग गए थे, उनका प्रचार करने इन द सेंस उनका प्रचार करते थे। बुडापेस्ट में अभी जेडी वेंस ने 6 दिन पहले कहा था कि वो कितना अच्छा आदमी, वो रेडिकल बिल्कुल व्यक्ति है, उसकी चुनाव की हार इनको भी दिक्कत हो रही है। तो मेरे हिसाब से एज इट अपीयर्स टुडे, अब ईरान के हाथ में अभी भी इनिशिएटिव है, उधर इजराइल अलग थलग पड़ ही चुका है। इजराइल ने अपनी बेवकूफ़ी में या जो भी उनका हो, एक फिर से एक फ्रंट खोल दिया है, उन्होंने हिजबुल्लाह का एक फ्रंट नया खोल दिया है, जो फ्रंट पिछले 40 दिन में नहीं था। जब ये सीज फायर की बात शुरू हुई तो उन्होंने वो फ्रंट क्यों खोला, उनको जो भी रहा उनकी वो उनके उल्टा पड़ गई है। अब जब भी युद्ध शुरू होता है तो इजराइल को ईरान को भी झेलना होगा और हिजबुल्लाह को भी झेलना होगा, ये देखने वाली बात है। एक नई चीज और आ गई है कि यमन में जो हुती हैं वो भी वहां बात हो रही है रेड सी को कैसे वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ मतलब पूरी दुनिया के लिए ये अजीब सी एक स्थिति हो रही है जिसमें सब लोग, अब मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब डंडा लेके अमेरिका के पीछे पीछे सब घूमेंगे कि तुम कौन हो भाई, तुम यहाँ से निकल बाहर तुम चलो और हम लोग को जो करना होगा करेंगे। अमेरिका अगर ब्लॉकेट डॉकेट की बात कर रहा है, केवल धमकी है, इसमें ये प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर कमल, अभी तो इस पूरी स्थिति में निश्चित रूप से भारत का हित कहा जाएगा कि शांति होने में है, सब कुछ पहले की तरह होने लगे। लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा था कि पिछले 3, 4, 5, 6 दिनों से ये चर्चा बड़े जोर-शोर से है कि अगर भारत अलग-थलग पड़ गया है, जैसा कि नरेंद्र मोदी के आलोचक मानते हैं कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तटस्थता की नीति अपनाते हैं और पाकिस्तान, जो कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि वो दलाल का काम कर रहा है। लेकिन क्या अगर हम भारत के हित को देखें, तो भारत के हित के लिहाज से इस पूरी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारी छवि को थोड़ा धक्का लगा है, हम थोड़े अलग-थलग पड़े हैं, या फिर हमें किनारे बैठकर शांति की ही बात करनी चाहिए, शांति हो जाएगा तो अच्छा ही है। आप कैसे देखते हैं भारत के हित को? देखिए, आपकी इस बात के बारे में मैं अपनी राय दूँगा। आनंद जी ने जो बात कही थी उसमें एक बिल्कुल ताज़ी घटना हम जोड़ दें। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जब शुरू हुई, उससे ठीक पहले मैं एबीपी चैनल इत्तेफ़ाक से देख रहा था, तो उसके ऊपर एक क्लिप दिखाया जा रहा था। वो क्लिप ये था कि एक अमेरिकी युद्धपोत को घेरा करके दिखाया गया था कि ये देखो अमेरिकी युद्धपोत है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में घुसने की कोशिश कर रहा था। और ओमान की तरफ से जो जलडमरू मध्य है उसमें एक तरफ ओमान की खाड़ी है, दूसरी तरफ ईरान का समुद्र तट है। मतलब उन दोनों के बीच में जो इलाका है वही हुर्मुज़ जलडमरू मध्य है। तो वो घुसने की कोशिश कर रहा था और ईरान की नौसेना की तरफ से उसको धमकी दी जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी कि आप तो ये ओमान का इलाका है, तुम इस पानी में नहीं घुस सकते, फौरन यहाँ से 10 मील दूर चले जाओ, पीछे चले जाओ, और अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर फायरिंग करेंगे और तुम्हें उड़ा देंगे। और उसके बाद में वो जहाज जो है अमेरिका का पीछे चला गया 10 मील दूर, वो भी सब जाते हुए दिखाया गया है। इससे 2 बातें साफ होती हैं। पहली तो ये है कि ईरान की नौसेना इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो, ये बात सही है, ईरानी नौसेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो अमेरिकी नौसेना का मुकाबला कर सके। अमेरिकी नौसेना तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है, लेकिन वो इतनी तो कम से कम है ही कि वो हुर्मुज़ जलडमरू मध्य के उस छोटे से इलाके में अगर कोई दूसरा हस्तक्षेप करे तो उसको नुकसान पहुंचा सके, ये है। इसी के साथ एक दूसरी बात ये भी है कि जैसे जो आनंद जी ने कहा, अमेरिका इस स्थिति में है ही नहीं कि हुर्मुज़ जलडमरू मध्य की कोई ऐसी नाकेबंदी कर सके जिससे ईरान की नाकेबंदी निष्प्रभावी हो जाए। भाई आपकी जिस चीज को अगर आप कोई नाकेबंदी करते हैं तो उससे ईरान की जो नाकेबंदी है वो बेअसर होनी चाहिए ना।
अब आप कहीं पे दुबई की तरफ से मान लीजिए रोके पड़े हुए हैं उसको, तो उस पर उन पर क्या असर पड़ता है? उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता उनके ऊपर। तो ये सब बिल्कुल, ये केवल नाक कट गई है उस नाक जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत होती है। हालांकि ये सब कहावतें विदेश नीति और रक्षा नीति के मामले में इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसके लिए हल्की कहावतें हैं, लेकिन हम लोगों के पास और कोई दूसरी भाषा नहीं है इस बात को कहने की। अमेरिका की स्थिति है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इज्जत कैसे बचाएं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नई नई तिकड़ में सोच रहे हैं, चलो हम भी एक नाकेबंदी कर देते हैं। इस प्रकार से हमने मान ली इस चौराहे तक नाकेबंदी कर रखी है, तो आपने उस बात सामने वाले चौराहे की नाकेबंदी कर दी और कहने लगे नहीं हमारी भी नाकेबंदी है। कुछ इस प्रकार की अमेरिका हरकत कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत को तो इस पूरे मामले में बहुत नुकसान हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि भारत उसकी कभी भी भरपाई नहीं कर सकता। और भारत को होने वाले नुकसान दो तरह के हैं। पहला नुकसान तो यह है कि चूंकि ये युद्ध से ठीक पहले इजराइल गए नरेंद्र मोदी जी, और आज तक उन्होंने इजराइल जाने का ठोस कारण नहीं बताया। आप दुनिया के किसी भी मीडिया और सूचना के स्रोत को खंगाल कर देख लीजिए, क्या भारत के विदेश मंत्री या भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर से, विदेश मंत्रालय से ऐसी कोई खबर है, ऐसा कोई वक्तव्य आया है जो बताता हो कि नरेंद्र मोदी इजराइल क्यों गए थे और उनके जाने की सूचना कि वो इजराइल आ रहे हैं, ये भारत से पहले नेतन्याहू के दफ्तर से क्यों दी गई? इस बात का भी अभी तक कोई पता नहीं है। भारत ने नहीं बताया था कि नरेंद्र मोदी को इजराइल जाना है। ये बात इजराइल से मालूम पड़ी थी कि नरेंद्र मोदी इजराइल आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि ये बात जो ये इनका जो इजरायली दौरा है, ये कहीं और तय हुआ। कहीं और तय करने के बाद इनको निर्णय बताया गया कि आपको ये काम करना है, और ये चुपचाप वो काम करने के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे इनसे कहा गया था वैसी वैसी भूमिका इन्होंने निभाई, और उसके बाद भारत लौट आए, और तब से मुंह पे दही जमाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। एक शब्द नहीं बोले, न ये बोले और न भारत का विदेश मंत्रालय बोला। तो ये हो गया इनको बहुत ज्यादा नुकसान। और उसके साथ इनकी दूसरी भूमिका ये थी कि ईरान का ये संयुक्त राष्ट्र में विरोध करें, और ईरान ने जो अपने बचाव में प्रत्याक्रमण किया था, उस प्रत्याक्रमण की घोर निंदा करें। वो इन्होंने बाकायदा अपना दायित्व समझते हुए इस काम को अंजाम दिया उन्होंने। ये दोनों काम करने के बाद में इन्होंने इस युद्ध में मध्यस्थ होने की सारी संभावनाएं अपने हाथ से खारिज कर दी। वरना इस वक्त दिल्ली सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होता, दिल्ली के अंदर चर्चा हो रही होती, दिल्ली में इजराइल भी आ सकता था क्योंकि भारत के इजराइल से भी संबंध है, दिल्ली में ईरानी आते, दिल्ली में अमेरिका आता, और यहाँ पर बातचीत हो रही होती, और उस बातचीत के कुछ खास तरह के नतीजे भी निकल रहे होते। जैसे कि एक नतीजा बड़े आराम से निकल सकता था कि ईरान ने जो 60% के आसपास यूरेनियम जो परिष्कृत कर रखा है, परिशोधन कर रखा है, उसको अमेरिका चाहता है कि भाई इसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो केवल नागरिक कार्यों के लिए करना चाहते हैं। नागरिक कार्यों के लिए 3.8% एनरिचमेंट ही काफी है। तो ये वाला यूरेनियम आप हमें सौंप दीजिए। ईरान अमेरिका को सौंप नहीं सकता है, क्यों? अमेरिका को सौंपेगा तो ईरान की इसमें हेठी हो जाएगी। तो ईरान बड़े आराम से कह सकता था कि भारत इसमें मध्यस्थ है, मैं ये सारा यूरेनियम, हमें एटम बम नहीं बनाना, मैं भारत के पास रख देता हूं, और ये भारत के पास अमानत के तौर पर रहेगा, और भारत चाहे तो इसे अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी है उसकी निगरानी में कर दे, और ईरान उस एजेंसी का सदस्य भी है, उसने उस पर दस्तखत भी किए हैं उस संधि के ऊपर ईरान ने। इजराइल ने नहीं किया है दस्तखत, ईरान ने दस्तखत किए हैं, और ईरान के जो एटॉमिक संस्थाएं हैं उस एजेंसी की जांच पड़ताल के लिए हमेशा खुली रहती हैं। इजराइल उसको घुसने नहीं देता है एजेंसी को अपने आप, बिल्कुल कतई। तो भारत ने यह भी मौका पूरी तरीके से खो दिया। अब ये लगातार कहते रहना कि शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, इसमें क्या खास बात है? मतलब ये तो आपको, उसके लिए आपको प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्री होने की जरूरत है। ये तो हर व्यक्ति, हम भी कह रहे हैं शांति होनी चाहिए, हर व्यक्ति कह सकता है शांति होनी चाहिए। ये तो भजन कीर्तन करने ऐसी बात है ना। इससे भारत का क्या हित पैदा होता है कि भाई शांति होनी चाहिए, होर्मुज जल डमरू में तो खुल जाना चाहिए, हमारी तेल और गैस की सप्लाई फिर से बहाल हो जानी चाहिए। इसमें क्या बात है? इसका सीधा मतलब है, नरेंद्र मोदी को उनके जनरलों ने यह सुझाव दिया था
कि आप चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन में ही अमेरिका इनको निपटा देगा, इसलिए कुछ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब ठीक-ठाक हो जाएगा। वो निपटा नहीं, मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ गई, मध्यस्थ की संभावना पर उन्होंने सोचा भी नहीं था और पाकिस्तान बाजी मार ले गया। तो भारत को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत जो कुछ भी कहता है उसका कोई मतलब नहीं है। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत क्वाड का भी सदस्य है। भारत के पास कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम थे जिनका इस्तेमाल करके वो उस युद्ध में एक हस्तक्षेप कर सकता था और उसमें निष्पक्षता अपनी दिखा सकता था। कोई जरूरी नहीं कि वो ईरान का ही पक्ष लेता, कोई जरूरी नहीं कि वो इजराइल का अमेरिका का ही पक्ष लेता, किसी का पक्ष नहीं लेता वो, और कहता हम बिल्कुल तटस्थ हैं। जो तटस्थ व्यक्ति होता है वही सबसे अच्छा हस्तक्षेप करता है। तो ये तो भारत की पतंग इस मामले में पूरी तरीके से कट चुकी है। जी आनंद साहब, इस पे कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं अभय भाई, मैं क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं, मेरे मतलब मैं सुबह से एक और डायरेक्शन में देख रहा हूं और मैं कितना सही हूं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से मैंने बीजेपी को रीड किया है, जिस तरह से मोदी जी को रीड किया है, मैं एक जरा 3-4 मिनट लूंगा अगर कमल जी आप समय दें तो। जरूर जरूर जरूर। नहीं, एक और हाइपोथेसिस मैं कह रहा हूं, लेकिन वो मेरे हिसाब से मैं काफी हद तक सही हूं। ये भारत इसमें कॉर्नर्ड है। भारत की जो भक्त लोग हैं वो भी इसमें कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अजीब अजीब सी स्थिति है, भारत के पास कुछ भी कहने को नहीं है। और ये सारा कुछ ये है कि नरेंद्र मोदी के कारण ये हुआ है। इजराइल जो गए, ये सारा कुछ उनके सिर पे ठीकरा फूट रहा है। अब आप एक दो चीजों को जरा देखिए, पिछले 3-4 दिन 5-10 दिन में एक डेवलपमेंट एकदम से शुरू हुआ कि 16 और 17 तारीख को वुमेन बिल और डिलिमिटेशन वाला बिल हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे, पार्लियामेंट में लाके डिस्कशन करके पास कराएंगे। मैं इसको बिल्कुल सीधे सीधे इससे जोड़ रहा हूं, क्योंकि मोदी जी को अपनी थूथू वापस कराने के लिए उनको इससे बड़ा कुछ हंगामा करना है, जिससे लोग ये भूल जाएं कि मोदी जी ने इजराइल में जाके भारत को किस तरह से भारत के ऊपर ये चीज लादी है। वो इसको एक बड़ा, उनके हिसाब से बड़ा धमाका है। अब जरा मुझे ये बताइए, अगर वो, अब मैं उसको 2-3 मिनट लेके उसको और कर दूं और फिर अबे भाई आपकी भी मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। ये सितंबर 2023 में बिल पास हुआ। उस समय सारी अपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग राहुल गांधी, कांग्रेस, सब कह रहे थे कि भैया इसको 2024 में इंप्लीमेंट करा दो, इतना लेट क्यों कर रहे हो, 543 सीट में 101 सीट कर दो आप इसको, हम सब लोग तैयार हैं। बीजेपी नहीं तैयार। बीजेपी उसको कुछ फंसा रही थी कि ऐसे करेंगे तो 27 के, इसके बाद मतलब वो 34 से पहले नहीं था, उसका वो कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे, अगर आपको याद हो तो। ये हो रहा था 34 में होगा कि वो 37 में जाके होगा, कब होगा नहीं मालूम। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी बिल्कुल एकदम से फास्ट फॉरवर्ड में आ गई और उसका ये कहना है 2029 के इलेक्शन में तक हम वुमेन बिल कर देंगे। और वुमेन बिल के साथ एक और काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम डिलिमिटेशन का भी काम कर देंगे। डिलिमिटेशन का काम मतलब ये कि अच्छा, ऑन दी फेस ऑफ इट अगर किसी से कहिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए भाई, हम सबका 50% बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज उत्तर प्रदेश के 80 लोग हैं, उसके बाद 120 हो जाएंगे, केरल के 20 हैं, 30 हो जाएंगे। आज केरल और उत्तर प्रदेश में 60 एमपीज का फर्क है, उस समय 90 का फर्क हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नहीं करने से। अब इससे क्या चीज हो रही है, 2-3 चीजें जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक, मोदी जी के ऊपर जो ये है, ये थोड़ा हटेगा। अगर विपक्ष इसमें सहयोग नहीं देता है, क्योंकि इसको पास होने के लिए विपक्ष के सहयोग के बिना ये पास नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो विपक्ष को ये डॉक में रखेंगे। हाइट ऑफ मतलब ये जिस समय बुलाए हैं उस समय देश के बड़े 2 राज्यों में, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चुनाव है, सारे नेताओं को छोड़ के आके इस पे बात करनी होगी, क्योंकि अगर आप आएंगे नहीं तब भी आपके ऊपर ये दोष लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभय भाई, जो मेरा वो खतरा है, ये केवल और केवल अपना नाम बचाने के लिए, और दूसरा कास्ट सेंसस को किस तरह से बैकग्राउंड में कर दें और उसका कोई मतलब न रह जाए, वो उसके लिए मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का कहना यह है कि कास्ट जाति जनगणना के फिगर्स आने में तो 1 साल लगेंगे, लेकिन जनगणना की फिगर्स आ जाएंगे, हम उनके बेसिस पे कर दे रहे हैं। ऐसी जल्दी आपको क्या है भाई? आप मॉनसून सेशन में क्यों नहीं इस पे बहस किए? आज सोनिया गांधी ने एक लेटर भी लिखा है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि जब पंचायत राज में महिलाओं वाला था तो उसमें 5 साल बहस चली थी पार्लियामेंट में, 5 साल बाद वो पास हुआ था। ये दोनों चीजें मैं बिल्कुल क्लियर हूं
ये जातिगत जनगणना, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना में आ गया कि 85% बैकवर्ड हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है उनके लिए, क्यों कहेंगे इसमें दो ना, इस वो देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। तो अब मोदी जी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना की भ्रूण हत्या हो जाए, और साथ में जो मोदी जी के ऊपर एक किया है कि इन्होंने इस देश को एक मुश्किल दौर में ढकेला है, और हमें अच्छा लगे या ना लगे, आज हमारे तमाम दोस्त अबे भाई ये कह रहे हैं, देखा देखा पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान देखा, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये शांति अगर नहीं होगी तो भारत का बड़ा प्राइस को चुकाना पड़ेगा, चुका रहा है और चुकाना पड़ेगा, वो चाहे इस्लामाबाद में हो और चाहे वो चांद पे हो। ये जितनी जल्दी जंग रुक जाएगी उतने जल्दी भारत के हित में है। ये पाकिस्तान के ब्राउनी पॉइंट की बात नहीं है, और इसको आज की तारीख में सारे भक्त बड़े खुश हैं, देखा देखा नहीं हुआ, और लोग खुश हैं। इसको ये अगर शांति वार्ता नहीं हुई, मैं इस एंगल से जरा अभय भाई और कमल जी आप दोनों लोगों से, कि ये इसका जो आया है ये बिकॉज ऑफ दिस है कि मोदी जी अपने एक खराब काम को कवर अप करने के लिए दूसरा फिर चीज ले आते हैं। अभय भाई। नहीं, मैं बिल्कुल, आपने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इस मसले की, इस जो आपने दृष्टिकोण पेश किया है, इसकी रोशनी में इसकी जांच हम लोगों को करनी चाहिए, और ये बाकायदा नरेंद्र मोदी की एक तिकड़म हो सकती है। और आपकी बात सुनने के बाद लगने लगा कि वास्तव में ये तिकड़म कुछ इसी तरह की है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जब तक पूरी तरीके से बाकायदा डिलिमिटेशन नहीं हो जाएगा और वो सब जनगणना वनगणना सब पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम इनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा महिलाओं को। तब भारतीय जनता पार्टी की राय ये थी। वो अचानक ये कहने लगे हैं कि नहीं अब कर दिया जाए, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, पूरी प्रक्रिया को एकदम संक्षिप्त कर देना चाहते हैं, जैसे समरी ट्रायल किया जाता है ना, इस तरीके से कर दिया जाए, और चुनाव के बीच में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें विपक्ष को एक असाधारण रणनीति अख्तियार करनी पड़ेगी, विपक्ष को कुछ करना। विपक्ष ऐसा नहीं है कि इनके दबाव में आकर किसी तरह से आधा पद्दा विपक्ष वहां संसद में जाकर बैठ जाए और फिर वो भाषणबाजी थोड़ी बहुत हो और उसके बाद बात खत्म हो जाए। विपक्ष को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। नहीं अबे भाई, क्योंकि मैं इसको सुबह से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उसका एक ही रास्ता है विपक्ष के पास। विपक्ष ये कहे कि महिला आरक्षण बिल्कुल 543 पे करिए, 1/3 डिलिमिटेशन अभी मत करिए, डिलिमिटेशन जब वो आ जाए उसके बाद करिए। हम महिला आरक्षण में पूरी तरह से साथ खड़े हैं, डिलिमिटेशन में अभी हम आपको कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात करिए। इसको दो अलग अलग भागों में बांटना होगा, नहीं तो विपक्ष को वो ये करेंगे, देखा ये महिलाओं के आरक्षण विरोधी थे। अगर आपको याद हो, पूरी समाजवादी आंदोलन के लोगों को महिला आरक्षण के विरोध में खड़ा करके दिखा दिया गया था कि शरद यादव क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, इन सबको कह के। माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको टोका। अबे भाई ठीक बात। इसमें एक चीज जो मैं समझ रहा था कि जब पहले महिला आरक्षण विधेयक आता था तो इस बात को जो आनंद सर ने भी कहा कि ओबीसी को भी सब कोटा दिया जाए, ओबीसी महिलाओं को, ये बहुत जोर शोर से मुद्दा उठता था और अकादमिक स्तर पर भी इसको काफी लोगों ने समर्थन दिया और उनके भीतर भी, ओबीसी के भीतर भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी, आपको ऐसा लगता है, अभी सर आपसे ये प्रश्न है कि इस बाधा को पार कर जाएंगे कि ओबीसी नेताओं की तरफ से अगर सवाल आता है कि आप ओबीसी सब कोटा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो क्या उनके लिए मुश्किल सवाल नहीं होगा, या फिर वो इतने ताकतवर है कि इन सब चीजों को उड़ा कर कहें कि नहीं, जैसे वर्तमान रूप में है नारी शक्ति वंदन अधिनियम वैसे ही हो? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो महिलाओं का कोटा होगा, तो महिलाओं का कोटा तो अपने आप ही ओबीसी का आरक्षण उसके ऊपर लागू होगा। ये कैसे हो सकता है कि महिलाओं के कोटे के ऊपर ओबीसी आरक्षण लागू ना हो? हाँ, अगर ओबीसी आधार वाली पार्टियां ये दावा करती हैं कि उन्हें महिलाओं का ओबीसी के रूप में एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन संसद में मिले, ये दावा है उनका, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ही कह रहा हूं, मैं इस दावे के शुरू से खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि ओबीसी राजनेता और ओबीसी आधार वाली पार्टियां, चूंकि वो संविधान के जरिए राजनीतिक आरक्षण नहीं प्राप्त कर पाई, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं सुरक्षित की गई, जैसे कि आदिवासियों के लिए हैं, जैसे कि दलितों के लिए हैं, क्योंकि संविधान ने इसके लिए बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया था, संविधान सभा ने, कि ये हम आपको नहीं देंगे। तो वो लोग चाहते हैं कि महिला आरक्षण के जरिए हमें ये वाला भी रिजर्वेशन मिल जाए। ये दांव वो है असल में वहां पर। तो ये दांव भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, आप सब लोग जानते हैं,
मेरा मानना यह है कि मैं संविधान सभा के इस उपाय का पूरी तरीके से समर्थक हूं कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है संविधान के जरिए 27%, वो आरक्षण मिला रहे, और उस प्रकार का आरक्षण अगर उनकी आबादी के कारण बढ़ाए जाने की मांग करता है तो बढ़ाया भी जाए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा संस्थाओं के अंदर, नौकरियों के अंदर और दूसरे तरीके से उनका सशक्तिकरण हो, वो सब ठीक है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी लिए निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित किए जाए, तो वो तो फिर संविधान के पूरे ढांचे के ऊपर सवाल लग जाएगा उसमें। मेरा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी एक बार ये गड़बड़ी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऊंची जातियों को आरक्षण देने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा, उसमें जबरदस्ती अपने बहुमत का लाभ उठाकर, विपक्ष की कमजोरी का लाभ उठाकर उसमें घुसेड़ दिया। विपक्ष भी उस कोटे का कोई खास विरोध नहीं कर पाया। विपक्ष को लगा कि हम विरोध करेंगे तो ऊंची जातियां हमसे और भी नाराज हो जाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल गैर संवैधानिक किस्म का काम था। और अब वही हरकत अगर ओबीसी के नाम पे होगी तो फिर मतलब क्या रह जाएगा फिर पार्लियामेंट का, और संविधान सभा में जो बहसें हुई उनका मतलब क्या रह जाएगा? अगर मैं ठीक से आपके सवाल को समझ पाया हूं तो मेरा जवाब ये है। आनंद सर, एक आखिरी, हाँ आनंद सर, इस पे भी आप कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल भी आपको मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा आनंद सर, कि मैं सोशल मीडिया पे चीज़ों को देख रहा हूँ कि जिस तरीके से बंगाल में चीज़ें बदल रही हैं, कई सारे लोग अब यह कहने लगे हैं कि हो सकता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाए। वहाँ के वर्तमान राजनीतिक स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और पीछे की बातचीत पर भी अगर आपकी कोई टिप्पणी हो? नहीं, मैं अभी भी नहीं मानने को तैयार हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हूं कि बंगाल में, देखिए, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो इस देश में इसके बाद मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करके कह रहा हूं, इसके बाद कोई चुनाव का मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि वो जो 91 लाख, अब खबर आ गई ना उत्तर प्रदेश से, कहीं से मैंने किसी भी विपक्षी पार्टी का एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए, ये 2 दिन पहले आ गया है। मैंने इसका विरोध कहीं नहीं देखा है। बंगाल विरोध कर सकता है, उत्तर प्रदेश में इस तरह के विरोध नहीं होते हैं। हम लोग थोड़ा अपने रोजमर्रा के, हम लोग गरीब प्रदेश हैं, हमारे रोजमर्रा की तकलीफों में जूझे रहते हैं। आधे लोग कहीं बाहर कमाने गए रहते हैं, वहां से हमारा उस तरह का विरोध नहीं हो सकता है। तो मैं ये मानूंगा कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत रही है तो फिर इसका मतलब इस देश में अब चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह गया है। फिर तो आप चुनाव लड़े ना लड़ें, सारी जगह इसके बाद बीजेपी को ही जीतना है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं इसको इसलिए डॉक्टर कमल ये कह रहा हूं क्योंकि देखिए, एक चीज और ध्यान रखना होगा, बीजेपी का डेस्परेशन क्या है। ये सारा कुछ बेईमानी, सारी कुछ ताकत, सारा कुछ ईडी, सारा कुछ ये करने के बाद भी जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मतलब मैं एमपी की दृष्टि से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और तमिलनाडु, इनको मिले के आज 543 में 249 सीट इन 5 राज्यों से आती है। और इन 5 राज्यों में बीजेपी 1 नंबर की पार्टी नहीं है। तमिलनाडु में तो पार्टी नहीं, वो तो दौड़ने ही की ही रेस में नहीं है। बंगाल में वो 2 नंबर की पार्टी है। बिहार में वो जेडीयू और वो बराबर की पार्टी है। यूपी में वो 2 नंबर की पार्टी है। महाराष्ट्र में वो 3 नंबर की या 4 नंबर की। मतलब मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जरा समझिए कि आज जो बीजेपी ने एक नैरेटिव बना रखा है ना, उस नैरेटिव में ये 5 राज्य आज खड़े हुए हैं। बीजेपी यहाँ पे कुछ हिल नहीं पा रही। यूपी में कभी कभी कुछ कर देती है, लेकिन जब यूपी में अकल आ जाती है, ऑपोजिशन को थोड़ा दिमाग से इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो ये आपने उनके सामने देखा था। सारी बेईमानी के बाद भी उत्तर प्रदेश में बेईमानी हुई, ये बीजेपी के नेता स्वीकार करते हैं। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में वो मानते हैं कि बेईमानी हुई, उसके बाद भी 37 पे रह गए ना, 43 पे वो रहे। तो मेरा ये मानना है कि अगर वेस्ट बंगाल में थ्योरेटिकली ममता बनर्जी को आगे रहना है, कितना आगे रहना है मैंने, वो 1 सीट से भी उनकी मेजोरिटी आए, लेकिन मेजोरिटी तृणमूल कांग्रेस की होगी। अगर मेजोरिटी बीजेपी की आ रही है तो फिर इस देश में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं। एक छोटा सा तथ्य आनंद जी को जाना है, उसी के बाद आप कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं। जोड़ दूं इसी में, एक आंकड़ा है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की जिन सीटों पे जीती थी, उनकी जीत का औसत जो था वो 33,000 था। एवरेज, मतलब कहीं कम भी हो सकता है, कहीं ज्यादा एवरेज। सारे वोट जो कट गए हैं उन सबको अगर निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है तो हर निर्वाचन क्षेत्र में 19,000 वोट कटा है। अगर ये मान लिया जाए कि सारे वोट तृणमूल कांग्रेस के ही कटे हैं, किसी के कटे ही नहीं है, मतलब जो है,
तब भी ममता बनर्जी का जो जीत का एवरेज है मत जो है वो 33,000 था, इससे आप अंदाज लगा लीजिए। तो मतलब ममता बनर्जी का हारना जो है ना, जो लोग कह रहे हैं, वो काफी मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता नामुमकिन है। जी। अगले सप्ताह हम इस पर और बातचीत करेंगे आनंद सर कि क्या 2 करोड़ लोग का जो नाम कटने की बात आ रही है सामने, उसपे विपक्षी दलों को ना बोलने का कारण क्या ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम भी काफ़ी कट रहे हैं या कुछ और कारण है? इस पर हम अगले सप्ताह थोड़े विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको जाना भी है। तो आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और विस्तार से देश की और दुनिया की राजनीति पर आनंद जी से और अभय जी से बातचीत करेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।